तो टाइम टेकिंग में बस इतना है नहीं कि वो लोग आए और इतने जैसे कि एक जगह से वो ब्रिज उठता है, जहाज गुजरता है पानी वाला, एक जगह से वो ब्रिज उठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अर्शी। अच्छा, अक्सर जो नए लोग, जो नए फेस आते हैं चैनल पे, तो लोग कहते हैं कि यार आप आज फिर किसी और को ले आए, आज फिर किसी और को ले आए। तो आज अभी जैसे आपने कहा अर्शी, तो मैं यही सोच रहा था कि फिर कोई कमेंट आने वाला है। तो ये है कि थोड़ा सा लोग आपको जानना चाहते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो में आता है तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कौन है, क्या करती हैं। तो थोड़ा सा अपना शॉर्ट में तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शी है, मैं मार्केटिंग करती हूँ, मैं प्रॉपर्टी मार्केटिंग डीलर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी शौक़ है कि मैं एक्टिंग भी करूँ, आगे होस्टिंग भी करूँ। तो इसलिए मैंने सर से कहा कि सर थोड़ा सा हमें भी आप प्रमोट करें। अच्छा, इनका क्या कहते हैं, अपना वक्त के साथ साथ जैसे हम वीडियोस करते रहेंगे तो तारुफ आता रहेगा। तो वैसे मतलब है कि पहले ही एक सवाल कर लूँ। अक्सर ज़्यादातर हमारी ऑडियंस जो है इंडियंस हैं, तो वो अक्सर ये सोचते हैं या वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप एक पाकिस्तानी हो, कराची में रहती हो, तो इंडिया का लफ्ज़, अभी तो आपने कोई वीडियो नहीं देखी, अभी आपको समझो कुछ नहीं पता। तो वैसे जो हमारी जनरेशन को एजुकेशन हासिल करके मिला इंडिया के बारे में मालूमात, या आसपास मोहल्ले से, दोस्तों से, माँ बाप से, बहन भाई से, जो भी है, तो पहला ही एक लफ्ज़ सुन के, बहुत शॉर्ट बताइएगा, पहले ही एक लफ्ज़ सुन के इंडिया, तो आपके जहन में पहली छवि, पहला इंप्रेशन, पहली सोच क्या आती है? इंडिया के बारे में मेरी यह है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो हार्ड वर्क है, वो अपना वर्क काफ़ी हार्ड वर्क करती है और उसको पता है कि यार मैंने जितना वर्क करूँगा उतना मुझे अर्न होगा। तो ये कि इसमें कोई शॉर्ट कीज़ हम नहीं कर सकते इनके बारे में कि कोई शॉर्ट कीज़ अपना के कोई बंदा कुछ वो कर सकता है, बट इनके अंदर ये अच्छा लगता है मुझे कि ये लोग हार्ड वर्क हैं, इनकी लेडीज़ भी और उनके जेंट्स भी सब हार्ड वर्क हैं। और इसके अलावा हमारे मुल्क में क्या चीज़ इंडिया की दिखी जाती है, इंडिया की आती है, क्या है मतलब? अच्छा, हम लोग ज़्यादातर इंडिया को मूवीज़ से जानते हैं। हम मूवीज़ से, पहले ड्रामा में जानते थे, जैसे कि पहले ड्रामे बनते थे काफ़ी पहले। तो पाकिस्तान में समझे कि हर घर में इंडिया के चैनल चल रहे होते थे, घर घर में ना। तो एक बचपन हमारा उसी में गुजरा था कि यार हाँ, हर घर में टीवी देखा जाता था, वो ड्रामे आते थे काफ़ी फेमस वहाँ के ना। खैर मैं नाम तो अब इतना के नहीं मुझे यार, सास बहू वाले, हाँ आई थिंक जी स्टार प्लस वाले, आई थिंक वो वाले ना। तो उससे वो था कि एक हाँ उसका साउंड चलता था, एक अब साउंड मुझे अभी तक उसका ना याद है, जहन में चलता है वो ना, लगता था हाँ ये ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग ड्रामों को ज़्यादा जानते थे और फिर फिल्म्स वगैरह चलती थी। पहले कम ही लोग यानी कि घर में टीवी होते थे और लोग एक घर में टीवी होता था, काफ़ी सारे बच्चे हम लोग जाके बैठ जाया करते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे उस चीज़ को। बट अब जैसे कि हमारे पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास मोबाइल आ चुका है, अब दौर चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी इंडिया को ज़्यादा देख रहे होते हैं, इंडिया की फिल्म ज़्यादा देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि क्योंकि वो काफ़ी आगे हैं इस हवाले से भी, जी मूवीज़ के हवाले से भी। तो हमें वो वहाँ से जो कंटेंट मिलता है वो हमें अपने मुल्क का नहीं मिलता। तो ज़ाहिर सी बात है, फिल्में उसका एक लेवल है, तो इस वजह से हम लोग पाकिस्तानी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि वहाँ की आवाम पाकिस्तानी से मोहब्बत करती है, सबसे बेस्ट ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे तो वहाँ के सलमान खान से बहुत ज़्यादा प्यार है, अल्लाह सलमान खान। तो चलो इन्होंने बता भी दिया। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर आस्ते आस्ते गपशप चलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है 2030 टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, यूपी। यानी कि हमने जैसे मूवीज़ में भी अक्सर सुना है ना, यूपी एक वो है, स्टेट है, रियासत, इंडिया की, हाँ एक सूबा है। तो वहाँ के जो है ना टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो देखते हैं कौन से हैं टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार के बारे में जानना हो तो उत्तर प्रदेश में हो रहे ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जरूर जानना चाहिए। खेत से खलिहान तक और गांव से लेकर शहर तक, एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक और मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में 4-5 सालों बाद आपको बदलाव नजर आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो देश के उत्तर में स्थित है और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी लखनऊ है और प्रमुख शहरों में आगरा, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद शामिल है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल जैसे ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि है, जो इसे धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह राज्य कृषि प्रधान है, जिसमें धान, गेहूं और गन्ना जैसे प्रमुख फसलें होती है, जबकि औद्योगिक विकास में भी तेजी आ रही है, खासकर आईटी सेक्टर और वस्त्र उद्योग में। राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसके विकास से देश पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
आज जानेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। अमृत भारत योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के 53 स्टेशनों को नया रूप देने के लिए उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे 7 स्टेशनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। इनमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 7 स्टेशनों पर वृहद पुनर्विकास कार्य चल रहा है। 7 में सबसे ज्यादा प्रयागराज जंक्शन का बजट जारी हुआ है। इन सारे स्टेशनों पर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे मल्टी मॉडल दुकान, मॉल, कार्यालय स्थान और फूड कोर्ट। प्रयागराज जंक्शन का बजट करीब 959 करोड़ रुपए है। उसके अलावा कानपुर सेंट्रल के लिए 766 करोड़ रुपए, झांसी के लिए 470 करोड़, ग्वालियर के लिए 534 करोड़ रुपए, खजुराहो के लिए 217 करोड़ रुपए और इन सारे स्टेशनों पर काम चल रहा है। इसका कुल बजट की बात की जाए तो 2950 करोड़ रुपए है। प्रयागराज जंक्शन के आसपास के परिसर का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि इसका लुक एयरपोर्ट जैसा दिखे। पार्किंग की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। स्टेशन अप्रोच में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, साफ सफाई, मुफ्त वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए जगह आदि की सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है RRTS, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। RRTS उत्तर प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी परियोजना साबित होगी जो दिल्ली NCR और मेरठ के बीच यात्रा को तेज, सुगम और सुविधाजनक बनाएगी। लगभग 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश में 22 स्टेशन होंगे, जिनमें गाजियाबाद, दुहाई, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहर शामिल होंगे। इस परियोजना का कुल बजट करीब 30,274 करोड़ रुपए है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा मात्र 55 मिनट में पूरा करेगी। परियोजना को 2025 तक पूरी तरह से चालू करने के लक्ष्य है। इससे उत्तर प्रदेश को कई फायदे होंगे, जैसे कि बेहतर कनेक्टिविटी, समय की बचत, क्षेत्रीय आर्थिक विकास और पर्यावरण के लिए लाभकारी कार्बन उत्सर्जन में कमी। इसके अलावा इससे गाजियाबाद और मेरठ जैसे प्रमुख शहरों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। पूरे कॉरिडोर में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वातानुकूलित डिब्बे, सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम शामिल होंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य को रक्षा उत्पादन और विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों अलीगढ़, आगरा, झांसी, त्रिकुट, कानपुर और लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करना और रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है। इस कॉरिडोर में अत्याधुनिक सुविधाएं, अनुसंधान और विकास केंद्र और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। करीब 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में राज्य में लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है और यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की ओर अग्रसर है। लगभग 29,560 करोड़ रुपए की लागत से यह एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसका पहला चरण पूरा होने के कगार पर है। यह हवाई अड्डा 5 रनवे वाले अत्याधुनिक डिजाइन के साथ पर्यावरण संवेदनशील तकनीक और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख एयर ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, जिससे यात्रियों और कार्गो के लिए तेज और कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एयरपोर्ट का संचालन स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी करेगी। उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार। जनाब, ये थे यूपी के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जितने भी प्रोजेक्ट अक्सर इस तरह के मैं देखता हूँ या जितने भी सूबों के, जितने भी राज्यों के, तो ज़्यादातर इनके जो फोकस है पूरा इंडिया का
वो है कनेक्टिविटी पे, वो है रेलवे पे, वो है एयरपोर्ट्स पे, वो है रोडों पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप अगर रोड बनता है ना तो ऑटोमेटिकली तरक्की होती है, आवाम को वो सहूलत मिलती है फिर। मतलब एक रोड बन गया ना तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पंप कोई बिजनेसमैन लगा देगा, ऑटोमेटिकली कोई होटल खुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, पेट्रोल पंप खुला, होटल खुला, तो मैक्सिमम आप एवरेज बता दे वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बहुत सारे लोगों को एवरेज एक पेट्रोल पंप पे में भी कोई 15। ठीक है, और होटल खुल गया तकरीबन 10-15 लोगों को मिल जाएगा, तो सफाई वाले तो सिर्फ और सिर्फ वजह क्या बनी थी? रोड बना। अच्छा, रेलवे स्टेशन बना, तो आप बताएं जिस एरिया में जिस जगह रेलवे स्टेशन बनेगा, मैदान होगा खाली, शहर के बाहर कोई जगह होगी, उस जगह पर कितना बिजनेस शुरू हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इंडिया की, मैंने ये नोट किया है कि इन चीज़ों को इन्होंने जड़ पकड़ ली है, इन्होंने इसको फोकस कर लिया है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का दारोमदार कनेक्ट करना है। एक शहर गांव को कनेक्ट करना, गांव से गांव को, शहर से रेलवे से, और फिर पूरी दुनिया से भी कनेक्ट होना, हर इलाके में एयरपोर्ट होना। यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं या कोई जल्दी जिनकी वक्त बहुत कीमती है, तो उन्होंने तो सड़कों पे और ट्रेनों में सफ़र नहीं करना, उन्होंने तो जहाज़ में सफ़र करना है। तो हर छोटे से छोटे जिस शहर में एयरपोर्ट है, यानी उस शहर की तरक्की है। बिल्कुल। कि आपके यहाँ पे लोग आएंगे, आपके यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। अब एक टूरिस्ट है, एक शहर है जहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने खंडरात हैं, 5-5 हज़ार साल पुराने, 3-3 हज़ार साल पुराने खंडरात हैं, बिल्डिंगें हैं, हिस्टोरिकल जगह है। अब वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो कौन अंग्रेज़ आएंगे, कौन टूरिस्ट आएंगे? क्योंकि उनको तो टाइम टेकिंग बस इतना है नहीं कि वो लोग आए और इतने जैसे कि हमारी बसों में सफ़र करते हुए आए, तो रास्ते इतने खतरनाक होते कि बंदा वैसे अंग्रेज तो हमारे इतने खतरनाक रास्ते पर नहीं चल सकते। हमारे इंडिया के बेचारे चल लेते हैं, नॉर्दर्न एरिया के चल सकते हैं, पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं वो चल सकते हैं। हमारे यहाँ जो एबटाबाद के हाँ, तो वो चल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। हम जैसे कि हैं, हम लोग नहीं जा सकते, पहाड़ी इलाकों में इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, और ऐसे ही अंग्रेज भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए चाहिए कि इनको सबसे अच्छी बात पता है मुझे इंडिया की क्या लगती है? इंडिया अपने मुल्क को तरक्की देता है, लाइक हर चीज़ को अपनी आवाम को फैसिलिटेट करता है कि यार हमारी आवाम अगर 10 साल में यहाँ तक पहुँचे तो 10 साल उससे अगले 10 साल में कहाँ तक पहुँचेगी, वो नेक्स्ट प्लान तैयार करके रखते हैं अपनी आवाम के लिए। और ऐसे ही काश के हर मुल्क अपनी आवाम के लिए तैयार करके रखे। पता है, जैसे इंडिया में नदियाँ हैं, तो बाकायदा उन्होंने नदियों को भी ज़ाया नहीं किया, उन्होंने नदियों पे भी फोकस कर लिया कि वहाँ पर भी मेट्रो चल रही है। देखो जरा, नहीं, पानी के ऊपर भी मेट्रो चल रही है। वो मेट्रो कौन सी है? कश्ती है वो पूरी एक बोट है, उसके अंदर सीटें लगा दी गई हैं, उसके अंदर पूरी उसको पैक कर दिया गया है और वो जा रही है। और मैंने एक वीडियो में सुना था कि पानी में सफ़र कितने का पड़ता है? 2 रुपये का फ़र्ज़ करते हैं, तो ट्रेन का सफ़र कितने का पड़ता है? 6 रुपये का। रोड का सफ़र कितने का पड़ता है? 10 रुपये का। तो यानी पानी का जो सफ़र है वो सस्ता है। सबसे सस्ते में पानी का सफ़र हुआ। पानी देर है, यानी बड़े बड़े जहाज़, बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पानी से ही होती है पूरी दुनिया में, लेकिन पानी का सफ़र सबसे सस्ता। तो उन्होंने अपनी नदियों को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने रोडों को भी इस्तेमाल किया। एक ऐसा भी इंडिया में भी कुछ अर्से पहले ट्रेन बनी थी जो समंदर के नीचे, नदियों के नीचे से पानी के अंदर से भी गई है उनकी ट्रेनें। तो यानी उन्होंने कोई भी जगह, कोई भी मतलब वो नहीं छोड़ा। और एक अभी कुछ दिन पहले एक इनोग्रेशन हुआ कि एक ट्रेन के लिए ब्रिज बना है, ट्रेन गुजरेगी, ट्रेन के लिए ब्रिज बना है। अब एक जगह से वो ब्रिज उठता है, जहाज़ गुजरता है पानी वाला, एक जगह से वो ब्रिज उठ जाता है। तो यानी उन्होंने फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, तो एक सवाल आता है कि यहाँ से जहाज़ कैसे गुजरेंगे? तो बात ख़त्म हो जाती है, या तो ट्रेन गुजारो या जहाज़ गुजारो। लेकिन टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके पास दिमाग हो तो। और आप अपने मुल्क से लॉयल हो, अगर जो हुक्मरान अपने मुल्क से लॉयल हैं। अभी पता नहीं वो कोई बंदा बता रहा था कि जरदारी साहब किसी को गले लगा रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, तो उनके हाथ में जो घड़ी है, तो मुझे घड़ियों का बड़ा शौक़ है, मुझे घड़ियों की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं घड़ियों को देख के पहचान लेता हूँ। तो वो $25,000 की पता नहीं कितने की घड़ी बता रहे थे जरदारी साहब के हाथ में। तो ये हमारा पैसा यहाँ जा रहा है, और जो लॉयल हैं, जो अपने कंट्री से लॉयल हैं, तो उनका पैसा आवाम की खिदमत में जा रहा है, आवाम की सहूलत में जा रहा है। खैर, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।